हाँ जी बच्चों, वेलकम। और आज नया चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं। यूनिट तो वही है, वेव ऑप्टिक्स, लेकिन ये चैप्टर बेटे अगला है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। बहुत अच्छा चैप्टर है और थोड़ा सा इंटरफेरेंस से और डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज भी होता है, इसलिए चैप्टर को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। पहला ही लेक्चर है। सबसे पहले तो यही बताना जा रहे हैं कि डिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। तो देखो बेटा, हेडिंग हम डाल देते हैं डिफ्रैक्शन। पहले समझना ध्यान से। डिफ्रैक्शन बेटे, जब लाइट को या साउंड को, दोनों ही वेव्स हैं तो दोनों में ही ये घटना होती है डिफ्रैक्शन। लाइट में भी होती है और साउंड में भी। हालांकि इस चैप्टर में हम लाइट पर ही इस चीज को हम पढ़ रहे हैं, लाइट के लिए पढ़ रहे हैं। होता क्या है, जब लाइट को बहुत पतली झिर्री में से गुजारा जाता है, बहुत पतली झिर्री में से गुजारा जाता है। अब कितनी पतली, इसका आइडिया समझो, है ना। पतली से मतलब क्या है, जितनी की वेवलेंथ है लाइट की, उस ऑर्डर की पतली झिर्री होनी चाहिए। तो जो साइज ऑफ द स्लिट होना चाहिए वो होना चाहिए, साइज ऑफ द स्लिट के लिए हमेशा याद रखिए, साइज ऑफ स्लिट is of the order of wavelength of light। तब ये घटना होती है। तो तुमने पढ़ा है, ये पढ़ाया जाता है कि लाइट तो हमेशा कैसे चलती है भाई, स्ट्रेट लाइन में चलती है। यही तो पढ़ा है तुमने अब तक। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। साधारण केसेस में तो यही बात सही है, लेकिन जब लाइट को बहुत पतली झिर्री में से गुजारा जाता है तो लाइट उस झिर्री में आने के बाद, जैसी झिर्री में से गुजरेगी, लाइट मुड़ जाती है इस तरह से, है ना। बेंडिंग हो जाती है लाइट की, उस झिर्री में से गुजरेगी और लाइट मुड़ जाएगी। इसी घटना को फिजिक्स में क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। और मुड़कर उन जगह पहुंच जाएगी, जैसे सीधी चल के उसे यहां आना चाहिए था स्क्रीन पर, यहां इस जगह पर, लेकिन वो पहुंच रही है यहां पर। तो आप बताओ, बिना मुड़े यहां से यहां कैसे आ जाएगी, है ना। तो यही घटना कहलाती है डिफ्रैक्शन। अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। द बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द शार्प कॉर्नर्स ऑफ अ स्लिट एंड एंटरिंग इनटू ज्योमेट्रिकली प्रोहिबिटेड रीजन्स। जिन रीजन्स में ये नहीं जा सकती थी, जहां जाना इसका प्रोहिबिटेड था, मना था, है ना, वहां पर ये पहुंच जाए, इसी घटना को फिजिक्स में क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले अब डेफिनेशन हो जाए। बोलो बच्चों, क्या बोला, द बेंडिंग ऑफ लाइट, कहां से, राउंड द शार्प corners of a slit, round the sharp corners of a slit। एक स्लिट के कोनों से लाइट का मुड़ जाना। द बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द शार्प कॉर्नर्स ऑफ अ स्लिट एंड एंटरिंग, और प्रवेश कर जाना। कहां प्रवेश कर जाना, एंड एंटरिंग इनटू ज्योमेट्रिकली प्रोहिबिटेड समझते हो, जहां जाने की मनाही होती है, उन रीजन्स को कहते हैं प्रोहिबिटेड रीजन्स। निषिद्ध क्षेत्र, हिंदी होती है निषिद्ध क्षेत्र, जाने का मना हो, तो उन प्रोहिबिटेड रीजन्स में एंटर कर जाना। एंड एंटरिंग इनटू ज्योमेट्रिकली प्रोहिबिटेड रीजन्स इज कॉल्ड, हाँ भाई, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये तो है डेफिनेशन। याद हो गई है डेफिनेशन, एक बार देखो बोल देता हूं। द बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द शार्प कॉर्नर्स ऑफ अ स्लिट एंड एंटरिंग इनटू ज्योमेट्रिकली प्रोहिबिटेड रीजन्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब देखो बेटा, डिफ्रैक्शन को भी यहां जो आपके सिलेबस में है, दो टाइप के डिफ्रैक्शन हमें डिस्कस करने हैं। एक होता है फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन, जिसकी स्टडी फ्रेजनेल ने की है, फ्रेजनेल्स डिफ्रैक्शन।
फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, अगर जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो सोर्स ऑफ लाइट है वो बहुत दूर रखा हो, सोर्स ऑफ लाइट जो है, उल्टा कह गए, सोर्स ऑफ लाइट फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो, स्लिट से, ये स्लिट है, तो स्लिट से सोर्स जो है फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो, ज्यादा दूर ना रखा हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हम स्क्रीन पर ऑब्जर्व करेंगे उसे हम कहते हैं कौन सा डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। तो बताओ क्या डेफिनेशन हुई फ्रेजनल डिफ्रैक्शन की, इफ द लाइट सोर्स, बोलो क्या होना चाहिए, लाइट सोर्स कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। तो इफ द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट, then the diffraction pattern so obtained is called Fresnel diffraction। याद रहेगा। तो if the light source is placed at, हाँ बच्चों लिख दिया है मैंने, if the light source is placed at a finite distance then the diffraction pattern so obtained, then the diffraction pattern so obtained is called फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। तो एक तो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन हो गया, एक और बेटा तुम्हें पढ़ना है, इसे कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, हाल समझ जाओगे, एक मतलब वैसे जो डेफिनेशन है उसमें कोई खास अंतर नहीं है। अगर सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो, स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो इफ द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट देन द डिफ्रैक्शन पैटर्न सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, लाइट सोर्स जो होता है, लाइट सोर्स इज प्लेस्ड कहां पर, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। अब बेटे एक सवाल ये है कि सर अगर ये एक्सपेरिमेंट हमें कहाँ करना हो, अगर ये एक्सपेरिमेंट हमें लैब में करना हो तो कैसे होगा, लैब में आप सोर्स को इनफाइनाइट दूरी पे कैसे रखोगे। तो इसका एक सरल सा उपाय होता है, हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर सोर्स को रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं सोर्स को, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर। तो जब इससे रेस चलती हैं, तो तुमने 10th में पढ़ा हुआ है बेटे, अगर फोकस से रेस चलेंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो इस तरह से ये पैरेलल रेज आ रही हैं, और पैरेलल रेज कहाँ से आती हैं, इन्फिनिटी से। इसीलिए सोर्स एक तरह से इन्फिनिटी पर माना जा सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी से चलने वाली रेज पैरेलल होती हैं। तो देखो हमने लैब में सोर्स को कहाँ रखा, लेंस के फोकस पे रखा, और फोकस से चलने वाली रेज पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब ये वेव फ्रंट कौन सा हो गया, प्लेन वेव फ्रंट, और यही चाहिए होता है इसके लिए। तो प्लेन वेव फ्रंट बन गया, यानी ये इस तरह से हमने एक लेंस रख के व्यवस्था कर ली कि हमें पैरेलल रेज मिल रही हैं, तो हम इस सोर्स को इन्फिनिटी पे रखा हुआ मान सकते हैं। अब हमें बेटे इसी को डिटेल स्टडी करना है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को डिटेल में स्टडी करना है। और यह अंतर समझो, जो एक्सपेरिमेंट का नाम है वो है डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तुमने इंटरफेरेंस में भी पढ़ा था, लेकिन उसमें स्लिट कितनी होती थी, 2, इसमें एक ही स्लिट है। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में एक ही एक्सपेरिमेंट है, कौन सा है, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उसमें भी सोर्स को हमने कहाँ रखा है, वैसे तो लैब में ही रखा है पास में ही, लेकिन उससे हमने लेंस लगाकर एक
इस तरह की व्यवस्था कर ली है ताकि सोर्स को इन्फिनिटी पे रखा हुआ माना जा सके। तो उस एक्सपेरिमेंट को मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, देखो दिख रहा है, पहले तो डायग्राम देखो, दिखा? ठीक है, तो देखो बेटा, नाम है डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक ही स्लिट है इसमें, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और हमने सोर्स को देखो कहाँ रखा है, फोकस पर। ये लेंस है, आप देख पा रहे होगे, ये लेंस है, तो लेंस के फोकस पे रखा। तो चलने वाली रेस जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, पैरेलल रेस आर अप्रोचिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का अरेंजमेंट लगाया हुआ है ये, राइट। अब देखो, कायदे से अगर ये रेस सीधी चलती है ना, तो इन्हें, अगर ये लेंस रखा हुआ है तो ये लेंस पर जब ये पड़ती पैरेलल रेस तो ये इन्हें अपने फोकस पर मिला देता यहाँ पर। तो यहीं पर स्क्रीन है, इसे फोकल प्लेन में रखी हुई स्क्रीन कहते हैं, यानी फोकस वाली सीध में ही स्क्रीन रखी हुई है ना। तो हमें यहाँ पर ये रेज मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर हमें इमेज मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप देखेंगे इमेज हमें यहाँ मिल रही है। अब तुम बताओ इमेज पी पर कैसे शिफ्ट हो सकती है? हाँ, इसका मतलब निश्चित रूप से जब रेस इस स्लिट में से गुजरी तो उन्होंने सीधी नहीं गई, वो थीटा एंगल से मुड़ गई। देखो ये भी मुड़ गई थीटा एंगल से, ये भी। मैंने 3 रेस दिखाई हैं, तीनों स्लिट के अंदर गुजरने से थीटा एंगल से मुड़ गई, और यही घटना कौन सी हो गई? डिफ्रैक्शन। तो यही है डिफ्रैक्शन। तो जो रेस ओ पर मिलनी चाहिए थी वो कहाँ मिली है? पी पर। और ये डिस्टेंस कितनी है? वाई। ये वाई है, ओपी डिस्टेंस को वाई कहा गया है, दिख रहा है वाई, नीचे लिख भी दिया है, डिस्टेंस ओपी इज वाई। अब देखो L1 और L2 इसमें कॉन्वेक्स लेंस है, दिख ही रहा होगा, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। और डी का नाम बहुत ध्यान से सुनो, यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को। इंटरफेरेंस में डी का नाम था दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। यहां 2 स्लिट ही नहीं है, स्लिट ही एक है, तो एक स्लिट है ये यहां से यहां तक। होती तो ये बाल बराबर है, बहुत पतली होती है, लेकिन इतनी पतली बनाएंगे तो बेटा फिर हम डायग्राम नहीं बना पाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसको ए बी के रूप में दिखाया है। तो ये है ए बी। तो ये एक स्लिट की चौड़ाई है, डी का नाम बहुत ध्यान से सुनो, ये 2 स्लिटों के बीच की दूरी नहीं है, बल्कि है विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट। तो डी का नाम है विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट, यानी सिंगल स्लिट की चौड़ाई। कैपिटल डी का नाम पुराना ही है, जैसे YDSE में था, यंग डबल स्लिट में था, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो मुझे उम्मीद है सारे नाम तुम्हें समझ में आ गए हैं। ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, देखो जो रेस ए से चलकर पी पर पहुंची हैं उन्हें तो ये रास्ता चलना पड़ा है, और जो सी से चलकर पी पर पहुंची हैं उन्हें ये रास्ता। आप देखो एक रास्ता थोड़ा छोटा है, एक रास्ता थोड़ा बड़ा है, तो मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया है, ये रास्तों का अंतर है। BC का मतलब है पाथ डिफरेंस। और आपको पता है चाहे इंटरफेरेंस को डिस्कस करना हो और चाहे आपको डिफ्रैक्शन को, मेनली सबसे बड़ी चीज है पाथ डिफरेंस। तो ये है पाथ डिफरेंस BC, इसी पर हमें फोकस करना है, ठीक है। तो अब BC कैसे निकालें उस पर अभी चर्चा करते हैं। एक और उल्टी बात है YDSE से, उसको भी याद कर लो। YDSE में पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के बराबर करते थे। YDSE समझ रहे हो? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी इंटरफेरेंस वाला। तो उसमें n लैम्डा के बराबर जब पाथ डिफरेंस को करते थे तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होती थी, और 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर करते थे पाथ डिफरेंस को तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन होती थी। इसमें ऐसा नहीं है, कंडीशन उल्टी होती है। अगर पाथ डिफरेंस को आप n लैम्डा के बराबर करोगे तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन निकलेगी, उल्टा हो गया ना। और 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर करोगे पाथ डिफरेंस को तो ब्राइट की कंडीशन निकलेगी। एक तो ये अंतर है, और भी अंतर है, 2-3 बातें और ध्यान रखो जिनमें अंतर आएगा।
उसमें सारी फ्रिंजेस की चौड़ाई बराबर होती थी। YDSE की बात कर रहा हूं। इसमें सारी फ्रिंजेस इसमें भी मिलती हैं, ब्राइट फ्रिंज मिलती है, डार्क फ्रिंज मिलती है, लेकिन सारी फ्रिंजेस की चौड़ाई बराबर नहीं होती। जो ओ पर फ्रिंज मिलती है उसे सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, वो बाकी सब फ्रिंजेस से दुगनी चौड़ी होती है। तो जो सेंट्रल पर एक फ्रिंज मिलती है जिसे सेंट्रल मैक्सिमा ही कहा जाता है, उसकी चौड़ाई बाकी फ्रिंजेस से दुगनी होती है। तो उसका नाम तो होता है सेंट्रल मैक्सिमा या प्राइमरी मैक्सिमा, और बाकी सब फ्रिंजों के आगे सेकेंडरी वर्ड लगाया जाता है क्योंकि वो अलग हैं। तो प्राइमरी मैक्सिमा इज ट्वाइस एज वाइडर एज एनी अदर फ्रिंज। तो ये ध्यान रखना है। एक और बात होती है, उसमें जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस मिलती थी सबकी चमक बराबर होती थी। इसमें ऐसा भी नहीं होता है। इसमें जो सेंटर पर फ्रिंज होती है ब्राइट वाली, वो सबसे ज्यादा चमकदार होती है, और फिर उसके बाद वाली जो ब्राइट फ्रिंज ही है लेकिन उसकी चमक कम होगी, और तीसरी वाली फ्रिंज की चमक ब्राइट वाली की ही और कम होती जाएगी। यानी ब्राइट फ्रिंजेस भी अपनी इंटेंसिटी सेम नहीं रखती हैं। सेंट्रल fringe is maximum bright, and as we go either side, upside or downside, the intensity of bright fringes go on decreasing। तो कई सारे डिफरेंस मैंने इसलिए बताए ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बातें आ जाएं। अब हम आसानी से इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं पाथ डिफरेंस। ट्राइंगल देखो जरा, साफ दिख रहा होगा। फोकस करो ACB पर। तो इन राइट ट्राइंगल ACB, इन राइट ट्राइंगल ACB, मेरा इंटरेस्ट है BC निकालने का, यानी पार्ट डिफरेंस BC निकालना है मुझे, है ना। तो कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिख रहा हूं साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये AB का मतलब D है, तो D। तो BC जो निकल आएगा पाथ डिफरेंस, वो निकल आएगा D साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से एक। तो पाथ डिफरेंस कितना होता है? D साइन थीटा। अब बेटे जनरली एंगल बहुत छोटा होता है, जनरली, अगर छोटा नहीं है तो D साइन थीटा ही लिखो, लेकिन जनरली थीटा काफी छोटा होता है। तो तुम्हें पता है अगर थीटा बहुत छोटा हो, इफ थीटा इज स्मॉल एनफ, बहुत छोटा हो, तो क्या करते हैं बताओ? रूल याद है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और साइन थीटा को आप थीटा मान सकते हैं, और थीटा होता है तुम्हें पता ही है आर्क अपॉन रेडियस। भाई सही बात है। अब जरा आप इस ट्राइंगल में देखो, ये बड़े वाले को जिसको मैंने शेड किया हुआ नीले रंग से, ये दिख रहा है। इसमें आर्क का रोल कौन प्ले करेगा? ये y, और रेडियस का रोल कौन प्ले करेगा? ये वाला आपका डिस्टेंस, यानी ये कैपिटल D। वैसे भी देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की जगह ये और ये डिस्टेंस बराबर हो जाती है, तो आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस हो जाएगा बड़ा D, तो y अपॉन बड़ा D, तो थीटा हो जाएगा y अपॉन बड़ा D। ठीक है। अब बताओ पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? सोचो। BC, तो BC ही पार्ट डिफरेंस है, तो BC हो गया D साइन थीटा, तो D साइन थीटा की जगह थीटा, और थीटा की वैल्यू लगा दी है आर्क अपॉन रेडियस, तो y अपॉन D। ये डिफ्रेंशिएशन वाला नहीं है भैया, dy समझ रहे हो। D का मतलब अलग है, y का अलग है, और कैपिटल D का अलग मतलब है। तो पार्ट डिफरेंस तुमने निकाल लिया है, याद कर लो। x लिख रहा हूं y d अपॉन d, डिफ्रेंशिएशन ना समझो इसलिए y और d की जगह बदल दी है ताकि तुम्हें थोड़ा याद रहे। ये हो गया पार्ट डिफरेंस। ये पार्ट डिफरेंस ये भी है, लेकिन ये कब है बताओ? ये पाथ डिफरेंस कब है? जब थीटा बहुत छोटा नहीं है, तो D साइन थीटा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन जनरली थीटा छोटा होता है,
तो आप लिख सकते हैं वाई डी अपॉन डी। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं। सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं ब्राइट फ्रिंज को। तो आपको पता है x की वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी 2n + 1 लैम्डा बाई 2, और अगर डार्क को सॉल्व करेंगे तो लगानी पड़ेगी n लैम्डा। तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, पेज बदल रहा हूं, 1 मिनट रुको। एक मिनट बेटे, ये लगा लूं, पेज उड़ते हैं नहीं तो। हाँ भाई, काम प्रॉपर हो गया है। अब देखो जरा, रेडी है? तो देखो भाई, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, ब्राइट में भी सेकेंडरी ब्राइट की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। सेकेंडरी ब्राइट का मतलब जो सेंटर पर फ्रिंज है उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये सेकेंडरी ब्राइट है, ये ध्यान रखना बच्चों। जो सेंटर पर फ्रिंज होती है, मैंने बताया था, उसे प्राइमरी ब्राइट कहते हैं। तो इसमें x की वैल्यू होती है 2n + 1 लैम्डा बाई 2। भाई ठीक है। अब x की वैल्यू अभी तुमने निकाली थी, याद आ रही है? कितनी थी बताओ? y छोटा d बटे बड़ा d, तो y d अपॉन d बराबर 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो y निकल आएगा आराम से, कितना निकल आएगा? 2n + 1 d लैम्डा अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 2d। इससे हम n की अलग अलग वैल्यू रखकर ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन को निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू 0 तो नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 रखने से तो सेंटर पर पहुंच जाएंगे, सेंटर के लिए ये रूल ही नहीं है। तो n की वैल्यू 1 से रखना शुरू करेंगे, यानी पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो n की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो बताओ y1 क्या निकलेगा? y1 तो ये हो जाएगा, 1 रखोगे ना, तो 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3 अपॉन 2 और d लैम्डा अपॉन d। ये कहलाएगी पोजीशन ऑफ फर्स्ट, पहली फ्रिंज की पोजीशन है, सेकेंडरी मैक्सिमा। ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज को मैक्सिमा भी कह सकते हैं, ये पहली फ्रिंज की। अब n की वैल्यू 2 रखोगे तो y2 निकल आएगा। n की वैल्यू 2 रखो तो 2 2 जा 4 और 1 5, तो 5/2 d लैम्डा अपॉन d। ये कहलाएगी पोजीशन ऑफ, बोलो बेटा, सेकंड, दूसरी फ्रिंज की पोजीशन है, लेकिन ये सेकेंडरी मैक्सिमा है। प्राइमरी मैक्सिमा किसको कहते हैं? सेंटर वाली फ्रिंज को, ये ध्यान देना है, क्योंकि सेंटर वाली फ्रिंज की चौड़ाई बाकी सबसे दुगनी होती है। ठीक है, इसी तरह से y3 समझ सकते हो, तो 3 रखोगे तो आप समझ सकते हो, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 7/2 d लैम्डा अपॉन d। पोजीशन ऑफ थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। इस तरह से आप सारे जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी पोजीशन निकाल सकते हो, डॉट डॉट डॉट, जितनी निकालना चाहो निकालो। अब मैं निकाल रहा हूं कि एनवी ब्राइट फ्रिंज कहां पड़ेगी। ये पहली है। अब एनवी तो यहीं पड़ेगी। कहां पड़ेगी? एन की जगह एन लिख दो, यानी 2n + 1 d लैम्डा अपॉन 2d पर। ये हो गई पोजीशन ऑफ एनथ सेकेंडरी मैक्सिमा। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब n की जगह n + 1 लिख दो, n की जगह n + 1, जहां n लिखा है वहां n + 1, तो n की जगह n + 1 लिख रहा हूं। 2 ऐसे ही n हटाया, n + 1 लिखा, +1, ये वाला +1 है, d लैम्डा अपॉन 2d लिखा ही है भाई, जो भी लिखा है। ये पोजीशन हो गई n + 1th सेकेंडरी मैक्सिमा। तो पोजीशन ऑफ n + 1th सेकेंडरी मैक्सिमा।
राइट। अब इसे जरा सॉल्व कर लो, कितना आ गया आसानी से बता सकते हो। देखो 2n, 2 1 जा 2 और 1 ये 3, तो 2n प्लस 3, आगे तो लिखा ही है डी लैम्डा अपॉन 2d, ये yn+1 आ गया। अब बताओ भाई किसकी हम मोटाई निकालेंगे यहां से। ये पोजीशन सारी मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था इंटरफेरेंस में, ये पोजीशन है सारी ब्राइट फ्रिंजेस की। ये ब्राइट है, ये पहली ब्राइट है, ये दूसरी ब्राइट है ना। तो इन ब्राइट के बीच में ही कौन सी फ्रिंज फंसी हुई है, डार्क। तो किन्हीं भी दो ब्राइट की पोजीशन को घटा दोगे तो डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकल आती है। तो यहां से निकलेगी विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। मिनिमा, मिनिमा माने डार्क फ्रिंज, ठीक है। सिर्फ याद रखो प्राइमरी मैक्सिमा होता है, एक ही फ्रिंज होती है वो। डार्क में कोई प्राइमरी वर्ड यूज ही नहीं होता है, बाकी सब लिए सेकेंडरी वर्ड ही यूज होना है। तो अब मैं निकाल रहा हूं, देखो अगले पेज पर क्या निकाल रहा हूं, विड्थ ऑफ, किसकी विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा यानी डार्क फ्रिंज की चौड़ाई बीटा, ठीक है। कैसे निकालूंगा अभी समझाया था, yn+1 में से yn को घटा दो, किन्हीं भी दो को घटा सकते हो, 3 में से 2 को घटा दो, y3 में से y2 को, y2 में से y1 को, किन्हीं को भी घटा सकते हो बेटा। लेकिन फिजिक्स में जनरल चीज़ों को घटाने का फैशन है, इसलिए n+1 में से n को घटा रहे हैं। अब yn+1 जो था ये था 2n+3 डी लैम्डा अपॉन 2d, और ये था आपका 2n+1 डी लैम्डा अपॉन 2d। क्या कॉमन आ जाएगा, डी लैम्डा अपॉन 2d कॉमन, ब्रैकेट में 2n+3, इस माइनस को ओपन करोगे तो माइनस का 2n माइनस का ही 1, 2n से 2n कैंसिल, 3 में से 1 गया 2, 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल, तो ये बीटा निकल आएगा डी लैम्डा अपॉन डी। लेकिन यह केयरफुल रहना, स्मॉल डी का नाम में गड़बड़ मत करना, स्मॉल डी का नाम है विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट। तो ये निकल आई है विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, तो यही कहलाती है विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। तो हमने बच्चों ये यहां तक वर्क कर लिया है। अब देखो इसका उल्टा आगे चलते हैं, बताओ अब क्या चाहिए हमें। अब हमें चाहिए किनकी डिस्कशन, बोलो डार्क फ्रिंजेस का। तो पोजीशन ऑफ बोलो सेकेंडरी मिनिमा, या डार्क फ्रिंजेस भी लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। और विड्थ किसकी निकलेगी, बोलो एंड विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, विड्थ निकलेगी मैक्सिमा की, राइट। अब मैंने बताया था इसमें x को किसके बराबर कर देना है भाई, n लैम्डा के, याद आ गया होगा। तो x को n लैम्डा के बराबर कर देंगे। x का फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा था, एक बार दर्शन करा देते हैं, देख लो, भूल तो नहीं रहे हो, वैसे तो तुम्हें याद ही होगा। देखो दिखा yd अपॉन डी, तो इसके बराबर हम कर रहे हैं n लैम्डा को, ठीक है। तो जरा करो क्या मिलेगा बताओ जरा। तो ये मिलेगा तुम्हें, बोलो बच्चों क्या मिलेगा, ये मिलेगा y छोटा d अपॉन बड़ा D बराबर n लैम्डा। तो y आसानी से निकाल सकते हो, n डी लैम्डा अपॉन छोटा d। अब इसमें भी 1 से ही मार्किंग करनी है, क्यों, क्योंकि आपको पता है 0 नंबर पर तो कौन सी फ्रिंज है, ब्राइट होती है, मिनिमा तो होता ही नहीं है 0 पर, 0 माने सेंटर। तो 1 से मार्किंग करनी है, ध्यान रखना है, 0 से मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि सेंटर पर डार्क फ्रिंज नहीं होती है। तो बताओ जरा, अगर n की वैल्यू 1 दोगे तो y1 कितना निकलेगा, डी लैम्डा अपॉन डी। ये हो गई आपकी पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन है, ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, यानी डार्क फ्रिंज पहली की पोजीशन निकल आई। अब n की वैल्यू 2 दोगे तो y2 निकल आएगा, 2 डी लैम्डा अपॉन डी। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है ये किसकी पोजीशन है, पोजीशन ऑफ
सेकेंडरी मिनिमा। पेज बदल रहा हूं, अब जरा 1 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ेगा भाई, पेज बदल रहा हूं। एक मिनट बेटा, क्लिप लगा लूं, ये पेज उड़ते हैं हवा में भाई है। बस अभी शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, काम ओके है। अब जरा सुनो आगे की बात। इसी तरह से हमने यहां तक y की वैल्यू 2 तक दे ली है। इसी तरह से आप y की वैल्यू 3 देंगे, सॉरी n की वैल्यू 3 देंगे तो y 3 निकल आएगा, 3d लैम्डा अपॉन d। ये हो गई पोजीशन ऑफ थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, इसी तरह से आप डॉट 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 किसी भी सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन बता सकते हो। चौथी फ्रिंज की बताओ, पांचवी फ्रिंज की, किसी भी डार्क फ्रिंज की पोजीशन को बता सकते हो। अब बताओ वाई एन कितना हो जाएगा, सेम एन डी लैम्डा अपॉन डी। ये हो गई पोजीशन ऑफ, बोलो अब तुम लोग समझ गए हो, पोजीशन ऑफ एनथ सेकेंडरी मिनिमा। और फिर वाई एन प्लस वन, एन की जगह एन प्लस वन लिख दो तो एन की जगह एन प्लस वन और डी लैम्डा अपॉन डी। ये हो गई पोजीशन ऑफ एन प्लस वनथ सेकेंडरी मिनिमा। अब बताओ भाई, इनके बीच में अगर इन पोजीशंस को घटा दोगे तो किसकी चौड़ाई निकल आएगी, सेकेंडरी मैक्सिमा की। तो जरा बताओ विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे निकालोगे, जल्दी बता दो चलो। बिल्कुल सही, वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। तो डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन आ जाएगा, देख ही पा रहे हो। यहां से मिलेगा एन प्लस वन, यहां से एन से एन कट गया तो बीटा आ जाएगा डी लैम्डा अपॉन डी। ये हो गई विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अब कोई बच्चा कहे कि आप विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा बताइए सर, विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा। प्राइमरी मैक्सिमा समझ गए, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो इसको विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हो। ये बीटा नॉट होती है और इसकी वैल्यू अभी बताई थी, ये बाकी सभी फ्रिंजेस से दुगनी चौड़ी होती है। तो आप आराम से बीटा नॉट बता सकते हो। अब 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो इट विल बी 2d लैम्डा अपॉन डी। बेटे इसमें स्मॉल डी का नाम बहुत केयरफुली याद रखना, स्मॉल डी का नाम है विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट, ये नाम है, इसी में गड़बड़ होती है, ये नाम इंटरफेरेंस से अलग है। अभी इसमें थोड़ा सा और कुछ पॉइंट डिस्कशन के लिए रह गए हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है ये, इसलिए हम इस बात को यहीं रोक रहे हैं और अगली वीडियो में बाकी पॉइंट्स और भेज रहे हैं। थैंक यू बच्चों।